दोस्तों आइए हम आज कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन के अंतर्गत विभाजन का द्वितीय प्रकार यानी कोशिका जो विभाजित होती है, कोशिका की लाइफ साइकिल हमने इसके पहले ही पढ़ लिया है। और इस लाइफ साइकिल में जो विभाजन अवस्था होती है, उस विभाजन अवस्था में विभाजन दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से समसूत्री हमने इसके पहले वाले वीडियो में देख लिया है। और आज आइए हम अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन करते हैं। जैसा कि इसका नाम है अर्धसूत्री विभाजन, अर्थात इस विभाजन के द्वारा किसी भी जनक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या पुत्री कोशिकाओं में आधी हो जाती है। यानी जनक कोशिका में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वह पुत्री कोशिकाओं में आधी हो जाती है, अर्थात न्यून हो जाती है, कम हो जाती है। और शायद इसी वजह से इसको न्यूनकारी विभाजन भी कहा जाता है। इसका अध्ययन फार्मर एवं मूरे ने सर्वप्रथम इसका अध्ययन भी किया और अर्धसूत्री विभाजन यानी अर्धसूत्री जो शब्द है, मियोसिस जो शब्द है, इसका प्रयोग भी पहली बार उन्होंने ही किया। तो ये अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, किसी एक जनक कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इससे 4 संतति कोशिकाएं प्राप्त होती हैं। यह विभाजन जनन करने वाली कोशिकाओं में होता है। ठीक है, ये तो कुछ प्रारंभिक बातें थी अर्धसूत्री विभाजन से संबंधित। अब आइए बात करते हैं जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये कहने में जरूर न्यूनकारी विभाजन कहलाता है, परंतु यह 2 चरणों में पूरा होता है। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। आज हम इस वीडियो में अर्धसूत्री विभाजन प्रथम को ले रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में हम अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय को लेंगे। अर्धसूत्री विभाजन का जो प्रथम चरण है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चरण में आनुवंशिक पदार्थों का विनिमय होना ये इसकी विशेषता है। ठीक है, तो आइए चलिए इसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। जैसे पूर्व में हमने समझा था कि जो कोई भी विभाजन होता है उसमें सबसे पहला जो विभाजन होता है वह केंद्रक विभाजन होता है। यानी जो पहला विभाजन होता है वह केंद्रक से शुरू होता है और केंद्रक विभाजन जब पूरा हो जाता है इसके पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो इस अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में यदि हम देखें तो जो पहला विभाजन केंद्रक है, निकेंद्रक जब विभाजित होता है तो उस विभाजन को हम कैरियोकाइनेसिस के नाम से भी जानते हैं। इसका जो पहला, चूंकि अब केंद्रक विभाजन जो होता है यह 4 अवस्थाओं में या 4 उप अवस्थाओं में पूरा होता है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। केंद्रक विभाजन जो होता है वह 4 उप अवस्थाओं में चलता है। पहला क्या है? पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंतावस्था, जिसको हम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के नाम से जानते हैं। लेकिन जब हम अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन करते हैं तो इसमें जो प्रोफेज होती है ये सबसे लंबी और सबसे बड़ी और सबसे थोड़ा सा जटिल ये उपअवस्था होती है। इसमें 5 चरण होते हैं। पूर्वावस्था यानी प्रोफेज फर्स्ट जो है अर्धसूत्री विभाजन के, जो केंद्रक विभाजन की जो पहली उपअवस्था प्रोफेज होती है यानी पूर्वावस्था प्रथम जिसको कहा जाता है, यह 5 उप चरणों में पूरा होती है। ठीक है ना? इसमें 5 उपचरण कौन कौन से हैं? अब इसके 5 चरण से ही इसकी व्यापकता समझ में आती है। क्या है? पहला क्या है? लेप्टोटीन, जिसको तनुपट्ट कहते हैं। दूसरा स्टेप इसका क्या है? जाइगोटीन, जिसको हम युग्मपट्ट के नाम से जानते हैं। तीसरा पैकिटीन, जिसको स्थूल पट्ट के नाम से जानते हैं। चौथा डिप्लोटीन यानी द्विपट्ट के नाम से जानते हैं जिसको हम, और जो आखिरी है डायाकाइनेसिस, जिसको पारगतिक्रम उपअवस्था कहते हैं। थोड़ा थोड़ा इनकी विशेषता, कुछ एक दो प्रमुख विशेषताएं, और इस फिगर में हम इन सभी जो उपअवस्थाएं हैं इनको समझने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। तो जो प्रोफेज फर्स्ट यानी पूर्वावस्था प्रथम की जो पहली उपअवस्था होती है जिसको हम कहते हैं लेप्टोटीन यानी तनुपट्ट, इसको इस फिगर में हम देख सकते हैं। ये एक केंद्रक है। केंद्रक के अंदर गुणसूत्र यानी क्रोमैटिन के रूप में दिख रहे हैं, यानी पतले पतले धागे नुमा संरचना के रूप में दिख रहे हैं। और ये इनका सेंट्रोमियर इन गुणसूत्र बिंदु है, जहां से ये केवल अभी सिंगल सिंगल दिखाई दे रहे हैं, एकल सूत्री दिखाई दे रहे हैं। ये कौन सी अवस्था है? लेप्टोटीन अवस्था में। लेकिन कुछ ही समय के पश्चात इनमें संघनन शुरू हो जाता है
और ये स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। गुणसूत्र क्या हो जाएंगे, संघनन इनमें होना शुरू हो जाता है और यह स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। ये तो बात हो गई लेप्टोटीन यानी तनुपट्ट की। इसके समापन तक गुणसूत्र अपने आकार में मोटे और स्पष्ट होने लगते हैं और जैसे ही ये इनका संघनन और स्पष्टता बढ़ती है वैसे ही अगला स्टेप यानी अगला चरण आ जाता है, अगली उपावस्था आ जाती है जिसको हम जाइगोटीन या युग्म पट्ट के नाम से जानते हैं। युग्म पट्ट का मतलब युग्म मींस होता है जोड़े। तो इस युग्म पट्ट में क्या हो रहा है यानी जाइगोटीन में क्या हो रहा है कि जो समजात गुणसूत्र होते हैं, जो एक जैसे गुणों वाले जो गुणसूत्र होते हैं वो आपस में युगली करते हैं अर्थात जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, अर्थात इनमें क्या होता है, इनके जोड़ों को जो एक जैसे समजात गुणसूत्र होते हैं उनके जोड़ों को हम बाइवैलेंट या इसी को हम युगली के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इस प्रक्रिया को जिसमें ये जोड़ा बनाते हैं इसको हम सूत्र युग्मन के नाम से जानते हैं। एनसीईआरटी की भाषा है बेटा, तो इस बात को ध्यान में रखना है कि एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है और अपने आप में अर्थपूर्ण होता है। तो यहां पर क्या कह रहा है, सूत्र युग्मन। सूत्र युग्मन का क्या मतलब हो रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान देने की जरूरत है कि समजात जो गुणसूत्र के जोड़े होते हैं वह आपस में क्या करते हैं, युगली करते हैं अर्थात जोड़े बनाते हैं। जो समजात गुणसूत्र होते हैं वो आपस में जोड़े बनाते हैं और इनके जोड़ों को हम क्या कहते हैं, युगली कहते हैं या बाइवैलेंट कहते हैं, यानी एक साथ दो गुणसूत्र दिखाई देते हैं। लेकिन इन गुणसूत्रों के संख्या तो दो होती है लेकिन ये चार चार एक जगह दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, चार चार। इसीलिए इस स्थिति को क्या कहा जाता है, चतुष्क कहा जाता है, यानी टेट्रा बैलेंट या टेट्राड कहा जाता है ऐसी अवस्था को। ये तो बात हो गई किसकी, दूसरी जो युग्म पट्ट है। आगे जो अवस्था आती है चतुष्क बनना तो यहीं से शुरू हो जाता है जाइगोटीन से, परंतु जब पैकेटीन में हम आते हैं अर्थात स्थूल पट्ट जो अवस्था होती है, स्थूल का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा और विस्तृत और स्पष्ट। तो होता क्या है कि इस अवस्था में ये जो गुणसूत्रों का चतुष्क पिछली उपावस्था में बना था यह स्पष्ट हो जाता है और साथ में गुणसूत्र जो होते हैं ये इनकी भुजाएं एक दूसरे को क्रॉस करने लगती है जिसकी वजह से इनके बीच क्या होने लगता है, आनुवंशिक पदार्थ यानी कि जो एक एंजाइम होता है रिकॉम्बिनेज एंजाइम, उस एंजाइम के कारण गुणसूत्रों के बीच विनिमय की क्रिया होने लगती है। कहे कि विनिमय की क्रिया होने लगती है। विनिमय क्या चीज होता है, आनुवंशिक पदार्थों का विनिमय। ये काम किसमें होता है, पैकेटीन यानी स्थूल पट्ट में होता है। अगली जो अवस्था होती है जिसको कहते हैं डिप्लोटीन, डिप्लोटीन यानी द्विपट्ट। अब इस उपावस्था में क्या हो रहा है, गुणसूत्र अब क्या होते हैं, जैसे इनके बीच क्रॉसिंग ओवर की क्रिया हो गई अर्थात जीन विनिमय की क्रिया हो गई, वैसे ही ये गुणसूत्र क्या होने लगते हैं, अलग होने लगते हैं। और विनिमय बिंदु जहां होता है, जैसे मान लीजिए यहां पर देखिए, थोड़ा सा इसको देखेंगे आप, यहां पर हमने बताया था आपको, और जो इसके पूर्व अवस्था तो फिगर में भी समझ लेते हैं इसको, पैकेटीन अवस्था को, कि ये जो होती है पैकेटीन अवस्था है। ये कौन सी है, ये आपकी लेप्टोटीन हो गई, ये हो गई जाइगोटीन और यहां पर ये हो गई पैकेटीन। पैकेटीन में हमने आपको क्या बताया, थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं कि इसमें क्या होता है कि गुणसूत्र की भुजाएं जो होती हैं एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करती हैं और ये क्रॉस करने के साथ साथ इनमें जो गुणसूत्र के भुजाओं के बीच जीनों का या आनुवंशिक पदार्थों का क्या होता है, विनिमय हो गया। और विनिमय होने के पश्चात इसी को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और इसके पश्चात अगली अवस्था आ जाती है। अगली अवस्था क्या है, अगली क्या इसकी अवस्था है, डिप्लोटीन यानी द्विपट्ट। अब द्विपट्ट में क्या हो गया, विनिमय तो यहां हो गया। अब द्विपट्ट में क्या होता है कि गुणसूत्र की जो भुजाएं टेट्रा बैलेंट अवस्था बनाती हैं, यानी एक दूसरे को जो क्रॉस कर रही है, ठीक है ना, ये क्रॉस में क्या होता है कि धीरे धीरे ये सरकने लगती है भुजाएं और सरकते हुए अलग होने की स्थिति में आ जाती हैं। अर्थात ये जो इस प्रकार की व्यवस्था है ये धीरे धीरे सरकेगी और सरकने के पश्चात ये भुजाएं एक दूसरे से अलग होने लगती हैं। ऐसी स्थिति में ये सरकते हुए यक्ष आकार की संरचना बनाती हैं। अब ये जो यक्ष आकार की संरचना होती है इसको हम कहते हैं क्रिएजमेटा। ऐसा नहीं कि इसके पहले क्रिएजमेटा नहीं बना रहता है, लेकिन जब इस अवस्था में आती है डिप्लोटीन अवस्था में तो इस स्थिति में क्रिएजमेटा स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है।
तो ये हो रहा है कि इसमें भुजाएं जो है क्रॉसिंग ओवर के पश्चात, जब इसकी पिछली अवस्था में क्रॉसिंग ओवर हो जाता है तो भुजाएं सरक कर एक दूसरे से अलग होती है, क्रिएज मेटा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब अंतिम जो इसकी प्रोफेज की अंतिम अवस्था उपावस्था होती है वो क्या है, डायकाइनेसिस या पारगति क्रम। अब इसमें क्या होता है, क्रिएज मेटा समाप्त होता है, यानी भुजाएं सरकते हुए एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। अब जब ये भुजाएं अलग हो जाती हैं, यहां पर देखिए इस अवस्था में हुआ क्या है, यहां सरक रही भुजाएं और आनुवंशिक पदार्थों का यहाँ पे आदान प्रदान हो गया है। तो इस स्थिति में डायकाइनेसिस की जो अगली अवस्था यदि देखें तो इसमें भुजाएं क्या हो गई हैं, थोड़ा सा देखिए तो इस प्रकार से एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग हो गई हैं। ये इस तरह से ये दो गुणसूत्र अलग अलग आपको दिखाई देंगे इस प्रकार से। तो आनुवंशिक पदार्थों का क्या हो गया है, आदान प्रदान पहली पिछली ही अवस्थाओं में हो गया। तो यहां पर क्या हो रहा है डायकाइनेसिस में कि क्रिएज मेटा समाप्त होता है और गुणसूत्र संघनित होने लगते हैं। जैसे ही ये अलग हुए गुणसूत्र तो ये थोड़ा संघनित और मोटे और स्पष्ट होने लगते हैं। यहां से प्रोफेज यानी पूर्व अवस्था फर्स्ट जो होती है समाप्त हो जाती है। एक चीज यहां पे और होता है कि जो डायकाइनेसिस की स्थिति होती है इसमें केंद्रक झिल्ली पूर्णतः समाप्त हो जाती है। डायकाइनेसिस यानी इसके समापन की शुरुआत यहीं से हो जाती है डिप्लोटिन से, और डायकाइनेसिस आते आते पारगति क्रम तक जो केंद्रक झिल्ली होती है वो पूरी तरह समाप्त हो जाती है और गुणसूत्र जो होते हैं कोशिका द्रव में बिखर जाते हैं। अब अगले क्रम में यदि देखें तो दूसरी अवस्था आ जाती है प्रोफेज के बाद, प्रोफेज फर्स्ट के बाद मेटाफेज फर्स्ट आ जाती है। मेटाफेज फर्स्ट क्या है, अब देखिए ध्यान दीजिए, यदि हमने समसूत्री का वीडियो देखा है तो लगभग यहां से अब ये अवस्थाएं समान ही रहेगी। जैसे हमने समसूत्री विभाजन में मध्यावस्था को देखा था, मध्यावस्था के पश्चात हमने पश्चावस्था देखा था, अंत्यावस्था देखा था, तो कुछ मिलती जुलती संरचनाएं यहां भी देखने को मिलेंगी, तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो मध्यावस्था हो जाती है, डायकाइनेसिस के पश्चात मध्यावस्था शुरू होती है। मध्यावस्था में क्या हो रहा है, जो कोशिका द्रव में जो सेंट्रियोल थे, सेंट्रियोल दोनों ध्रुवों की ओर चले गए थे। अब सेंट्रियोल दोनों ध्रुवों में चले जब जाएंगे तो ये क्या करने, तर्क तंतुओं का निर्माण शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, मध्यावस्था में पहली बात तो जो गुणसूत्र है, केंद्रक झिल्ली समाप्त हो गई, गुणसूत्र क्या है, कोशिका की मध्य रेखा पर इकट्ठे हो गए, क्रम से इकट्ठे हो जाते हैं। और जब क्रम से इकट्ठे होने लगते हैं तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाता है कि इनके बीच दोनों तरफ से, दोनों ध्रुवों की तरफ से क्या हो जाता है, जो सेंट्रियोल होते हैं वह क्या करने लगते हैं, तर्क तंतुओं का निर्माण करने लगते हैं। अब ये तर्क तंतु कहां से लगे होते हैं, काइनेटोकोर से, इधर सेंट्रियोल से और इधर काइनेटोकोर से। अब ये पूरा जो है तो तर्क तंतुओं का निर्माण यहाँ पे मध्यावस्था में हो जाता है। तत्पश्चात जो अगली अवस्था होती है जिसको क्या कहा जाता है, पश्चावस्था, यानी कि मेटाफेज के बाद एनाफेज। एनाफेज की जो अवस्था होती है इसमें आप चित्र में भी देख रहे हैं कि इसमें सेंट्रियोल क्या करता है, तर्क तंतुओं की मदद से ध्रुवों की ओर गुणसूत्रों को खींच कर ले जाने की कोशिश करता है। और जो ये गुणसूत्र होते हैं ये जो युगली वाले ही गुणसूत्र हैं, एक ये, मतलब यहां पर गुणसूत्र जब अलग हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो गुणसूत्र बिंदु होता है वो बिंदु तो लगा रहता है, यानी जो गुणसूत्र बिंदु है यानी सेंट्रोमियर जो होता है वो तो गुणसूत्र पर लगा है, परंतु जो युगली बनी है गुणसूत्रों की, यहां से युगली बननी शुरू हुई है, ये युगली क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। यानी दोनों गुणसूत्र में विनिमय हुआ, विनिमय के पश्चात वो युगली क्या हो गई, अलग अलग। ये कहां पे हो रही है, ये वही पश्चावस्था, यानी कि जिसको हम कहते हैं एनाफेज में। एनाफेज में क्या हो गया, गुणसूत्र बिंदु तो गुणसूत्र से जुड़े रहेंगे, परंतु युगली क्या होगी, जो गुणसूत्रों का जोड़ा है वह अलग होकर के अलग अलग ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह की स्थितियां बनती है। और अब क्या होगा, ये जब अलग हो जाएंगे तो ध्रुवों में इकट्ठे हो जाएंगे, ये सभी के सभी गुणसूत्र क्या हो जाएंगे, ध्रुवों में इकट्ठे हो जाएंगे। और जो अगली अवस्था जिसको हम कहते हैं अंतिम अवस्था, वो क्या कहलाती है, अंत्यावस्था, या इसी को हम कहते हैं टीलोफेज। तो अब ये क्या हो गया, मेटाफेज
एनाफेज और ये टीलोफेज। टीलोफेज में क्या हो गया, जो यहाँ पर ध्रुवों पर सेंट्रियोल और गुणसूत्र इकट्ठे हुए हैं वहां पर केंद्रक झिल्ली बनने लगती है। अब केंद्रक झिल्ली बनने से केंद्रक अस्तित्व में आ जाता है। ठीक है, अब केंद्रक जैसे ही अस्तित्व में, दोनों ध्रुवों में केंद्रक अस्तित्व में आ गया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो गया कि दो केंद्र की कोशिका बन गई। अब दो केंद्र की कोशिका बनेगी, उसी टाइम पर क्या हो जाएगा, यहां पर एक खांच बनेगा। क्या होगा, खांच बनेगा। लेकिन ये खांच बनने की जो प्रक्रिया होती है साइटोकाइनेसिस में होती है। तो जो अंत्यावस्था है, अंत्यावस्था में दो केंद्रक बन जाते हैं और दो जो सेंट्रियोल होते हैं ये ध्रुवों की ओर रहते हैं। ठीक है, दो केंद्रक यहां पे बन गए। अब क्या होगा, केंद्रक विभाजन की क्रिया यहीं से समाप्त हो जाती है। तत्पश्चात अब अगला स्टेप क्या होगा, साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव्य विभाजन की क्रिया होती है। तो कोशिका द्रव्य विभाजन में क्या होता है, जैसे पूर्व में भी हमने देखा था कि इसमें कोशिका द्रव्य में क्या होता है, एक खांच बनती है, यानी खांच विधि से इसमें क्या होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो इस विभाजन से क्या होगा कि धीरे धीरे एक क्या है, दोनों केंद्रकों के बीच कोशिका द्रव्य में एक गहरी खांच बनती चली जाती है और ये खांच बढ़ते 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 और अंततः एक दूसरे को स्पर्श कर लेती है, जिससे दो कोशिकाएं, यानी यहां पर अब आगे चल करके दो कोशिकाएं बन जाती हैं। और ये दो कोशिकाएं कौन सी होती हैं, पुत्री कोशिकाएं होती हैं। अब यहां ध्यान देना है, ये दो केंद्रक हो गए, यहां पे गुणसूत्र हो गए, और ये गुणसूत्र जो होते हैं ये स्पष्ट रूप से होते हैं। अब ये जो गुणसूत्र है इसके अंदर, केंद्रक के अंदर इन गुणसूत्रों की जो संख्या है आधी हो चुकी है, यानी अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में जो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं दो की संख्या में, ये दो की संख्या में जो कोशिकाएं बनी है इनमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका से आधी हो चुकी है। इसके ठीक बाद अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय शुरू हो जाता है और ऐसी स्थिति में पुनः वो चारों उपावस्थाएं चलती हैं। कौन कौन सी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो ये दोनों कोशिकाओं में चलेंगे, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में अर्थात अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय में देखेंगे। तब तक आप लोग इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। यदि किसी प्रकार की समस्या या किसी कोई ऐसा बिंदु कहीं पे समझ में ना आया होगा तो उसको हमें बताते रहें, कमेंट करते रहें। धन्यवाद।